नमस्कार, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लास विद स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। सामान्य हिंदी व्याकरण की जो प्रैक्टिस हम लोग चालू किए हैं कल से, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है कल्याण बैच के साथ। कल्याण बैच का मतलब ही यही था हमारा कि किसी भी परीक्षा में जो है संपूर्ण अंक जो है दिलाने की हमारी गारंटी है। बस आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको करते हुए चले, साथ साथ में उसका विश्लेषण देखते हुए चले। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा किस किस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, कृपया वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यह जो है आपका यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो, आरओ, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी तथा सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके साथ एक साथ लेकर आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है हिंदी की शा ध्वनि है। हिंदी की शा ध्वनि है मतलब कि शा ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है? मूर्धन्य से होगा, तालव्य से होगा, दंत से होगा या ओठ से होगा? आप सभी लोग कमेंट में लाइव चैट पर इसका आंसर देते रहें। हिंदी की शा ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, कौन सा होगा? तो ये जो आंसर इसका है वह है क्या? बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। तालव्य ध्वनि से उच्चित होता है तालु से, मूर्धन्य से आपका होता है ए वाला शा जिसे हम लोग बोलते हैं खटकोड़ शा, दंत से आपका होता है ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा सा कहते हैं वैसे, लेकिन उच्चारण के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या? दंत या दांत से उच्चित होने वाला यह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो देखिए, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या शंकर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइव चैट पर आप लोग उत्तर देते रहें। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या शंकर? तो गड़बड़ घोटाला जो हमारा शब्द है वो क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, देशज है। ठीक है, क्या है? देशज कहते नहीं है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इस कंपनी में बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो गड़बड़ घोटाला शब्द कैसा है? तो देशज शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रसारण का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रतिपादन, बी ऑप्शन है आरक्षण, सी ऑप्शन है अकुंचन, डी ऑप्शन है सदर्शन। ए ऑप्शन प्रतिपादन, बी ऑप्शन आरक्षण, सी ऑप्शन अकुंचन, डी ऑप्शन सदर्शन। प्रसारण की बात कर रहा है। प्रसारण का जो सही होगा वह है क्या? सी ऑप्शन अकुंचन होगा। प्रसारण का विलोम क्या होगा? अकुंचन होगा। ध्यान में रखिए, सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने चल रही है। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रिका होगा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हरिद्रा, सी ऑप्शन में हरिद्रा, डी ऑप्शन में हरिद्रा। मतलब कि ये है कि तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम, मतलब कि जो संस्कृत के समान होंगे वही हमारे क्या होते हैं? किसके समान? तो देखिए लिख देते हैं, जो संस्कृत के समान होंगे, जो संस्कृत के समान होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? तत्सम बोलते हैं। तद्भव का मतलब जो हिंदी भाषा के शब्द होंगे। ठीक है, संस्कृत से आते आते हिंदी में उनका क्या हो गया? रूप परिवर्तन हो गया। तो 4 में आपका कौन सा सही होगा? तो 4 में आपका सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, हरिद्रा। ठीक है ना, हर्ष ई की मात्रा रहेगी, इस बात को विशेष ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में लिखा है गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव का मतलब है क्या? हिंदी, मतलब जो संस्कृत से चलते चलते धीरे धीरे आकर हमारे हिंदी में परिवर्तित हो गए। ए ऑप्शन है गिधना, बी ऑप्शन है गिद्ध, सी ऑप्शन है गिधी, डी ऑप्शन है गीत।
तो 5 में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? 5 में सभी लोग प्रश्न का जवाब देते रहें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा, गिद्ध। 5 का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं। किसका? आम का पर्यायवाची नहीं है। जहां पे नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान देकर के आप लोग देखिए। अतिसौरभ नहीं है, शाहकार नहीं है, अंबु नहीं है या रसाल नहीं है। कौन सा इनमें से एक है जो आम का पर्यायवाची नहीं है? अतिसौरभ, शाहकार, अंबु, रसाल। तो आम का पर्यायवाची इनमें से 3 है, एक नहीं है। तो अतिसौरभ भी है, बिल्कुल। शाहकार भी है, बिल्कुल। रसाल भी है, बिल्कुल है। तो सी ऑप्शन इसमें से आपका राइट उत्तर होगा, जो आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें अंबु का पर्यायवाची थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अंबु का पर्यायवाची क्या है? पानी। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? पानी, जल, नीर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? क्षीर। ठीक है ना? ये लीजिए, अंबु के हम लोग 5 पर्यायवाची देख चुके हैं, पानी, जल, नीर और क्षीर। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 लिखा है, प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से नहीं है की बात कर लिया है। एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? निम्नगा, तृप्तगा, कुलंकषा, कुलवती। कौन सा राइट उत्तर होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? सभी लोग प्रश्न का जवाब देते रहें। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या होगा? राइट उत्तर होगा, तृप्तगा। तृप्तगा का मतलब होता है क्या? गंगा। क्या होता है? तो गंगा इसका पर्यायवाची होता है। गंगा का और पर्यायवाची देख लेते हैं। देव नदी होगा, देव नदी होगा, सुरसरी होगा, अलकनंदा होता है, अलकनंदा, भागीरथी भी इसी का होता है, भागीरथी। भागीरथी एक ऋषि थे, उन्होंने गंगा जी को लाया था यहाँ पे पृथ्वी पर। तो निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? तृप्तगा नहीं है। उसका और पर्यायवाची क्या होगा? तृप्तगा का गंगा, देव नदी, सुरसर, अलकनंदा, भागीरथी। चलिए प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ। लिखा है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? युत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या ए सभी? ए ऑप्शन युत्सु, बी ऑप्शन लड़ाकू, सी ऑप्शन युद्धेच्छु, डी ऑप्शन ए सभी। कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में जो आपका सही होगा वह है क्या? ए ऑप्शन आपका इसमें से राइट उत्तर होगा, युत्सु कहेंगे। जो युद्ध की इच्छा रखता हो वह क्या होगा? युत्सु कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा? ए ऑप्शन अपठित, बी ऑप्शन अपभ्रंश, सी ऑप्शन लौकिक, डी ऑप्शन अपठनीय। कौन सा उत्तर सही होगा? 9 में कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा? तो जो बिना पढ़ा हुआ अंश होता है उसे बोलते हैं अपठित। अपठित हम लोग देखिए, अपठित का मतलब क्या हुआ? हम लोग एक गद्यांश हम लोगों का आता है, अपठित गद्यांश। उसमें से हम लोगों को क्या करना होता है कि कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन्हीं में से खोज को हमको उत्तर बताना रहता है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश होता है। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में लिखा है, लेखक, 10 में लिखा गया है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक, अक। कौन सा लगा है? लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय, प्रत्यय जो लगते हैं वो कहाँ पे लगते हैं भैया? अंत में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो पहले लगते हैं। किसी शब्द के पहले जो लगेंगे उन्हें उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय को बोला जाता है। तो 10 में कौन सा उत्तर सही होगा? लेखक। लेख प्लस अक होता है ना, तो लेखक अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है भैया? अक प्रत्यय, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा इसमें से। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11। 11 में लिखा है,
अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग लगा। अब हमें क्या करना है, पहले वाला बताना है। अध्यक्ष और अधिष्ठता उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले किसी शब्दांश के पहले जुड़ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जो किसी शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो अधि होगा, अध होगा, अप होगा, प्रति होगा। पहले जोड़कर बताना है। अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा लगा है, अधि, अध, अप, प्रति। अधिष्ठता में कौन सा लगा है, अधि, अध, अप, प्रति। मतलब दो उपसर्ग एक साथ में पूछ रहा है। अध्यक्ष होगा, अधिष्ठता का, अध्यक्ष और अधिष्ठता का अधि होगा, अध होगा, अप होगा या प्रति होगा। कौन सा उत्तर सही होगा। 11 में जो हमारा लगा हुआ है वह क्या है, ए ऑप्शन आपका इसमें से राइट उत्तर होगा, यानी कि अधि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा भैया, तो अधि उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 में लिखा हुआ है कि आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ होगा क्या, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। ये गलत लिख उठा है, उत्कृष्ट होना चाहिए, उत्कट लिख उठा है, यहाँ पे उत्कृष्ट होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा, 12 में कौन सा सही होगा। तो 12 में आपका जो सही है वह क्या है, वह है आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका इसमें से राइट उत्तर होगा। ठीक है, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होनी चाहिए, जिसमें वह क्या, आंखों में गणना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में लिखा हुआ है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होगा दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है, यही हमसे पूछ रहा है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। दुखी होना होगा, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो यहाँ पे जो हमारा सही है वह क्या है, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब हुआ क्या, ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। लिखा है पुरस्कार, क्या लिखा है, पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार का संधि विच्छेद पहले कर लीजिए, क्या होगा, पुरः प्लस कार। ये जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के स्थान पर एक नियम है, वहां पे क्या कर देता है, आधा श कर देता है। ठीक है ना, आधा श कर देता है। तो यह कौन सी संधि है, विसर्ग लग गया तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, तो विसर्ग संधि हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में लिखा हुआ है कि अत्यधिक का शुद्ध संध विच्छेद क्या है। अत्यधिक का शुद्ध संध विच्छेद क्या है, किसका, अत्यधिक का। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधि प्लस का, कौन सा होगा, अत्यधिक का शुद्ध संध विच्छेद कौन सा होगा। 15 में कौन सा उत्तर सही होगा, अत्यधिक में कौन सा सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अत्यधिक में जो आपका है अति प्लस अधिक, कौन सी संधि होगी, तो यण होगी। कौन सी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि होगा। ठीक है, कैसे, तो कहें अति हुए, क्या है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक है ना। तो ये जो ता है, ता को अगर हम आधा कर दें तो निकला क्या, ई निकल गया हर्ष में। इधर क्या है, आ है, तो आ को लिख दीजिए। ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है आधे में। ठीक है ना, तो इधर आ बचा हुआ है तो हम लिखते हैं क्या, आ, आधा ता हो गया, या आधा है तो आ को मिला दीजिए तो क्या हो गया, या पूरा हो गया। इधर क्या बचा, धिक, तो हम लोग क्या करते हैं, धिक को लिख लेंगे। तो क्या बन गया भैया, अत्यधिक बन गया। क्या बन गया, अत्यधिक। तो इसमें जो है यह हमारा नियम है।
ठीक है ना। ये नियम थोड़ा सा और जान लेते हैं अर्थ और संधि का क्या है। तो देखिए इसमें कहा गया कि यदि ई ई उ उ री के बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो, क्या हो, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर हो, तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, तो रा हो जाता है। कब, जब ई के बाद भिन्न स्वर का मतलब ई के बाद जो है भिन्न ही होने चाहिए। तो अत्यधिक में क्या है, अति प्लस अधिक, बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर था। तो यहां पे क्या है, ई है और यहां पे आ है, तो ये भिन्न स्वर हो गए ना, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, यण स्वर संधि। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। लिखा है 16 में लिखा है, नील कमल में कौन सा समास होगा, नील कमल में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि समास, कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 16, नील कमल में कौन सा समास होगा। नीला है जो कमल, ये समास विग्रह होगा इसका, क्या, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, तो नीला है। कर्मधारय समास की एक विशेषता आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण होगा, विशेषण होगा प्लस संज्ञा होगा, विशेषण होगा प्लस संज्ञा होगा। संज्ञा की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, विशेष भी हो सकते हैं, विशेष। ठीक है, तो नीला क्या है, नीला है विशेषण, क्यों, क्योंकि कमल कैसा है तो नीला है, और संज्ञा क्या है, कमल है, कमल क्या है, संज्ञा है, या कह सकते हैं क्या, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया, कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास, बी वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। द्विगु समास में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, द्विगु समास कैसे बनता है। तो देखिए द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्यावाची, और उसके बाद संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण, और दूसरा पद इसका क्या होता है, संज्ञा होता है। तो क्या हो जाता है, द्विगु समास बन जाता है जब पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो। अव्ययी भाव में देख लीजिए, अव्ययी भाव में क्या होगा, अव्ययी भाव में क्या होता है, तो अव्ययी भाव में होता है या तो उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग, या तो क्या होगा, अव्यय होगा, और इसके बाद जो है संज्ञा हो, या क्या हो, क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण। ठीक, तो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव हो जाता है। और बहुव्रीहि समास थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास में जितने भी हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जितने भी होंगे वो सब क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे सभी क्या होंगे, बहुव्रीहि समास होंगे। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। लिखा है कूप मंडूक, क्या लिखा है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कूप मंडूक में पूछ रहा है कौन सा समास होगा, प्रश्न संख्या 17। कूप मंडूक में कौन सा समास होगा, 17 में पूछ रहा है। तो कूप मंडूक में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। अब कहें कैसे, तो देखिए कूप मंडूक का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, मूर्ख, या कह सकते हैं जिसे किसी बात का ज्ञान ना हो, वह क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की तरफ। लिखा है नीलोत्पल शब्द में समास है, नीलोत्पल शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। नीलोत्पल शब्द में समास है, कौन सा समास है नीलोत्पल में, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि, कौन सा समास होगा। तो नीलोत्पल में जो हमारा समास होगा प्रश्न संख्या 18 में
18 में कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। इसका क्या कह सकते हैं? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल समास विग्रह होगा। नीला है जो उत्पल मतलब कि कर्मधारय समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 लिखा है, जब वर्णों की आवृत्ति, जब वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो, और कैसे हो? एक निश्चित क्रम में होती हो, तो होता है क्या? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार, कौन सा होगा? 19 में वर्णों की आवृत्ति जहां पे होती है वहां पे शब्द क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कह दे दमके द्वितीया द्युति दामन की लिखे कलबाल विनोद करे, मतलब दा की आवृत्ति हो रही है ना, उसके बाद का की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 लिखा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक, कौन सा अलंकार होगा? देखिए, यमक अलंकार इसमें आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि एक ही जैसे शब्द हो और उनका क्या हो? अर्थ अलग अलग हो। मतलब कह सकते हैं क्या? एक शब्द, एक से अधिक शब्द एक ही बात 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, तो वहां पे शब्द क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो इसमें बेर आया है ना, तो बेर का मतलब एक कहते हैं बेर, मतलब बैर जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं वह, और एक बेर का अर्थ होता है क्या? पहर, मतलब कितने पहर खाई? 3 पहर खाई। और क्या खाई? 3 बेर खाई। तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। लिखा है, उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति हुई है? उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति हुई है? प्रश्न संख्या 21। शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या वीर रस। तो जो उत्साह का अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है? वीर रस होता है। क्या? वीर रस। और शांत रस की बात करें तो शांत रस में एक देख लीजिए, निर्वेद। क्या? निर्वेद। एक होता है शम, एक होता है वैराग्य। तीनों इसी के हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, तीनों इसी के हैं। वैराग्य। देखिए, शांत का निर्वेद भी होता है, शांत का शम भी होता है और शांत का वैराग्य भी होता है। भयानक रस में क्या होता है? भयानक का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक का क्या होता है? भय। रौद्र का क्या होता है? तो रौद्र का हो जाता है क्या? क्रोध। रौद्र का क्या होगा? क्रोध होगा। ठीक है, क्रोध होगा किसका? रौद्र का। और उत्साह किसका है? वीर का। उत्साह पूछ ही रहा था। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 पूछा, रस की संख्या 8 किसने मानी है? रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने। तो रस की संख्या जिन्होंने माना था 8, उनका नाम था क्या? भरत मुनि। और भरत मुनि का एक ग्रंथ है, एक क्या है? ग्रंथ है, और नाम उसका था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसी में इन्होंने कहा कि रस की संख्या कितनी है? 8 है। मम्मट क्या थे? मम्मट इसके थे प्रतिष्ठापक। क्या थे? प्रतिष्ठापक। अगर प्रतिष्ठापक पूछेगा रस के प्रतिष्ठापक कौन है तो मम्मट है। विश्वनाथ जी ने एक परिभाषा इसकी दी थी, वाक्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम काव्यम। इन्होंने क्या दिया था? इसकी परिभाषा दी हुई थी। और यह जो परिभाषा इन्होंने दिया था वह दिया था किसमें? वह इन्होंने दिया था साहित्य दर्पण में। किसमें? साहित्य
साहित्य दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। ठीक है, छंद शास्त्र के प्रेरता माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रेरता माने जाते हैं कौन? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। छंद शास्त्र के प्रेरता माने जाते हैं कौन? तो देखिए, छंद शास्त्र के जो प्रेरता माने जाते हैं वह कौन है? तो उनका नाम क्या है? पिंगल। उनका नाम क्या है? पिंगल। छंद शास्त्र की जो प्रेरता है वो कौन है? पिंगल। और छंद शास्त्र का एक और नाम है क्या? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। जैसे कह दे छंद का दूसरा नाम क्या है तो पिंगल शास्त्र। या छंद शास्त्र के प्रेरता कौन माना जाता है? तो पिंगल। ठीक है ना, दोनों बातें एक ही हैं। छंद का अगर दूसरा नाम पूछेगा तो पिंगल शास्त्र ही बताना है। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, का एक ग्रंथ था, नाम था क्या? महाभाष्य। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। पाणिनि क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24 में लिखा है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पूछ रहा है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। कौन सा इसका नहीं होगा? तो 24 में कौन सा उत्तर है बताएं? पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है कह रहा है, तो मतलब कि 3 जो है वो पत्र के क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है वह कौन सा है? कागज। कागज जो है यह पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। बाकी पत्ता भी है इसका अनेकार्थी, चिट्ठी भी है और पुष्प भी है। पत्ता, चिट्ठी और पुष्प ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पत्र के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 24 हो गया। 25 की बात करते हैं। लिखा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल है, वैमनस्यता है, कवित्री है, प्रमाणिक है। कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनी की बात। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? कमेंट करते रहें सभी लोग। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी जो इसमें दिख रही है हमको वह क्या है? उज्ज्वल है। वैमनस्यता का हम लोग कह सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं वैमनस्य। वैमनस्य, इसमें ता नहीं होता है, वैमनस्य होगा। कवित्री लिखा हुआ है तो कवित्री का कल भी हम लोग देख चुके हैं, तो उसका होता है क्या? कवियत्री। क्या होता है? कवियत्री। ठीक है ना। प्रमाणिक लिखा हुआ है ना, तो इसका होगा प्रमाणिक। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 26 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कह रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? रामायण, पटना, औरत या गंगा। देखिए ध्यान में रखिए एक बात, जितने भी ग्रंथ या किताबों के नाम हैं सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। जितने भी शहर के नाम हैं सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। चाहे वो सड़क का नाम हो, चाहे किसी नगर का नाम हो, सदैव क्या होंगे? हमेशा व्यक्तिवाचक होते हैं। गंगा नदी है, नदियों के नाम हमेशा, महासागरों के नाम हमेशा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। औरत कह रहा है, तो औरत का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण औरत जाति का बोध हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, या होगी क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, औरत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 27 की तरफ। लिखा है, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, यह घोड़ा अच्छा है। यह क्या है? यह तो स्वाभाविक चीज है। यह क्या है? तो यह है सर्वनाम। यह है क्या? सर्वनाम है। सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब जो सबका नाम हो वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? वो प्रयुक्त होता हो। तो घोड़ा, देखिए जब एक बात ध्यान में हमेशा रखिए, जब
सर्वनाम हो और उसके तुरंत बाद क्या हो, संज्ञा हो, तो सदैव क्या होता है, सदैव क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यानी कि कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट उत्तर होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला उत्तर आपका राइट उत्तर है, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 28, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, मतलब विशेषण कौन सा नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण, कौन सा इसमें से विशेषण का युग्म नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, हरा पीला नहीं है, 2 3 नहीं है, राम लक्ष्मण नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं होगा। देखिए छोटा बड़ा क्या कर रहा है, छोटा है वह आदमी छोटा है या बड़ा है, तो ये क्या दर्शा रहा है, गुण बता रहा है, किसका, गुण बता रहा है कि आदमी कैसा है, छोटा है या बड़ा है, मोटा है, तगड़ा है, ताजा है, तो यह क्या कर रहा है, गुण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। हरा और पीला, तो ये क्या कर रहा है, रंग की बात कर रहा है ना, तो रंग की बात कर रहा है तो तभी क्या होगा, गुणवाचक होगा, रंग की बात कर रहा है तो तभी क्या होगा, गुणवाचक होगा। 2 3, 2 3 क्या है, संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो संख्या की, तो इनमें से कौन सा सही हो गया, नहीं है, तो राम लक्ष्मण नहीं है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें से राइट उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। लिखा है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, ए ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन निराला, डी ऑप्शन पंत, कौन सा इनमें से जो है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत, तो इनमें जो सही होगा वह कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप की क्या है, संपादक हैं। देखिए प्रताप नारायण मिश्र ने एक ही पत्रिका लिखी थी, नाम क्या था, ब्राह्मण, क्या नाम था, ब्राह्मण। ठीक है, निराला ने जो है 2 पत्रिकाओं का समायोजन किया, मतलब कि जो इनकी सबसे अच्छी हैं, जो लगातार पूछी जाती हैं उसको देखेंगे। एक है समन्वय, समन्वय, और दूसरा है क्या, मतवाला, दूसरा क्या है, मतवाला। पंत की बात करें तो पंत की भी एक ही रचना है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब पत्रिका की बात करें तो उनका था रूपाभ, क्या था, रूपाभ। ठीक है, पंत का क्या था, रूपाभ था। पिन नहीं चल रहा है सही से, थोड़ा सा, रूपाभ। ठीक, प्रश्न संख्या 30, हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक हैं, कौन है हंस पत्रिका के संपादक भैया, प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही होगा, कौन सा है सही। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं या अज्ञेय हैं, कौन सा उत्तर सही होगा। 30 में सही कौन सा होगा, तो हंस पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम क्या था, प्रेमचंद्र जी था। क्या नाम था, प्रेमचंद्र। निराला के बारे में हम लोगों ने अभी देख चुके, इसके पहले भी, लेकिन फिर बता देते हैं। एक है क्या, समन्वय, एक है क्या, समन्वय, दूसरा है क्या, मतवाला। ठीक है, धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका एक ही है, नाम क्या है उसका, उनका नाम है क्या, धर्मयुग, धर्मयुग। अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय की कई हैं, अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय की कई हैं, तो कौन कौन सी हैं देखिए। अज्ञेय का एक है दिनमान, क्या है, तो दिनमान। एक है इनका प्रतीक, प्रतीक। एक है इनका सैनिक। मैं बोलते चल रहा हूं, मान लीजिए अगर यहां पे लिखा और गड़बड़ हो तो नोट कर सकते हैं।
दिनमान एक है प्रतीक, एक है सैनिक, एक है नवभारत टाइम्स। नव ये है क्या? नव भारत टाइम्स। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद्र का समन्वय हो गया, मतवाला हो गया, निराला का धर्मयुग हो गया, धर्मवीर भारत माफ कीजिएगा, निराला का समन्वय और मतवाला हो गया, प्रेमचंद्र का हंस हो गया, धर्मवीर भारती का धर्मयुग हो गया, अज्ञेय का दिनमान हो गया, प्रतीक हो गया, सैनिक हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही था। फिर से मिलेंगे कल की डेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बात ध्यान में रखिए आप लोग कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, हम आपसे प्रतिदिन रात के कितने बजे? तो 9 बजे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। शुभ रात्रि, और सुबह उठिए, नहाइए धोइए, खाइए पीजिए, मौज करिए, पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।